दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज 2 खबरें हैं जिन्हें मैं आपको देना चाहता हूँ और दोनों खबरें बहुत महत्वपूर्ण हैं और एक उच्चतम न्यायालय से है और एक हाई कोर्ट इलाहाबाद से है। आप लोगों को मालूम है कि 31 तारीख को डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने ज्ञानवापी परिसर के अंदर व्यास तहखाने में पूजा अर्चना आरती करने की अनुमति दे दी। जज साहब ने ये अनुमति के ऊपर कंप्लायंस करने के लिए प्रशासन को 7 दिन का टाइम दिया था। लेकिन आप लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है और उन्होंने 7 घंटे के अंदर व्यास जी के तहखाने का पूरा गंगा जल से धुलवा करके वहां पर मूर्ति की स्थापना करके और वहां पर रात को 12 बजे के बाद ही वहां पर आरती शुरू कर दी और जो वजू खाना के पास बैरिकेड बनाया गया था उसको कटवा दिया। ऑब्वियसली इस प्रकरण से जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के, अखिलेश यादव, मुलायम यादव के जो सपोर्टर हैं, जिन्होंने 1947 में इस देश के टुकड़े करके अपने लिए अलग देश ले लिया था, उन्हें तकलीफ होती है क्योंकि उनके आका ने ही तो विश्वेश्वर महाराज का मंदिर तोड़ करके वहां पर मस्जिद बनवाई थी। तो वो लोग भाग करके सुप्रीम कोर्ट गए। रात को 3 सवा 3 बजे जाके वहां पर रजिस्ट्रार के घर में, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के घर में उनको बोला कि ये बहुत अर्जेंट है और इस पिटीशन को सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने चीफ जस्टिस को फोन किया। चीफ जस्टिस ऑब्वियसली रात को तो सो ही रहे होंगे, फिर भी उन्होंने 4 बजे इस मामले को सुना और सुनने के बाद बोला कि आप लोग इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आप हाई कोर्ट में जाइए। आप हाई कोर्ट में जाकर के इसका जो भी काम करना है वो करिए। मरता क्या ना करता, ये लोग हाई कोर्ट में गए और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब ये गए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने इनको कोई रिलीफ नहीं दिया और स्टे करने से भी मना कर दिया। जज साहब के जो डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर था और उसकी सुनवाई की तारीख आगे रखी है, शायद 5 तारीख को रखी है। कब रखी है, 1 मिनट देखता हूँ कब रखी है। अंतिम रोक लगाने से इनकार कर दिया
और उन्होंने मुस्लिम पक्ष से अपनी याचिका में संशोधन करने के लिए भी कहा। ज्ञानवापी मस्जिद के जिला अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति को 6 फरवरी तक का समय दिया है, ताकि 17 जनवरी के आदेश को चुनौती के लिए अपने दलीलों में संशोधन किया जा सके, जिसके परिणाम स्वरूप 31 जनवरी का आदेश पारित किया गया था। ऐसा होने के बाद मामले की अगली सुनवाई होगी, यानी कि 6 फरवरी को इसकी अगली डेट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई हुई है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने मस्जिद के मामलों को देखने वाली समिति की अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। हाईकोर्ट द्वारा वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करने और उन्हें उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करने और उन्हें जिला न्यायालय जाने के लिए कहने के कुछ घंटे के भीतर ही आयोग ने उच्च न्यायालय का ये जो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद आयोग है ना, उसने इलाहाबाद जाने का रुख किया था। वाराणसी की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया था, 31 तारीख को फैसला सुनाया था। ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिण तहखाने में मूर्तियों के सामने एक पुजारी पूजा कर सकता है। अब इन्होंने क्या किया, कल फ्राइडे था, शुक्रवार था, तो इन लोगों ने हर मुस्लिम इलाके में कल बंद करने का कॉल किया था और उस कॉल के चक्कर में सारे मुस्लिम इलाके बंद थे। इन लोगों ने व्हाट्सएप करके मैसेज देकर के आसपास के दूसरे इलाकों से भी वहां पर काफी लोगों को बुला लिया था नमाज पढ़ने के लिए। वाराणसी जिला अदालत के आदेश के बाद शुक्रवार के पहले दिन की नमाज के दिन जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद का कामकाज देखने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने शुक्रवार को शहर के बंद का आह्वान किया है। बंद का असर शहर के दाल मंडी, नाई सड़क, नदेसर और अर्दल बाजार इलाकों के मुस्लिम बहुल इजारों में दिखाई दिया। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी द्वारा जारी एक पत्र में उसने बाजार को बंद करने की अपील की और लोगों से शांतिपूर्वक नमाज अदा करने को कहा। इसमें मुस्लिम महिलाओं को भी अपने घरों में रहने की सलाह दी गई। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ये कोई मुलायम सिंह की सरकार थोड़े ना है। मुलायम सिंह की सरकार ने दिसंबर 1993 को वहां पर पूजा करने से मौखिक आदेश दिया था और वहां पर पूजा बंद हो गई थी। वहां के जो पुलिस आयुक्त हैं मुथा जैन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कल देर रात पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। दिन में शांति बनाए रखने के लिए पड़ोसी जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। काशी विश्वनाथ धाम और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। संवेदनशील इलाकों में रैपिड पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। लोग नमाज के लिए ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पहुंच गए हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, जो बड़े बड़े मुस्लिम धर्म मठाधीश हैं उन लोगों ने अब रोना शुरू कर दिया है कि अरे कोर्ट भी हमारी बात नहीं सुन रहा है, वो सरकार के कहने पर चल रहा है। और जो इनका एक बहुत बड़ा एक नेता है ओवैसी, वो बोल रहा है फिर से शायद दोबारा से बाबरी टाइप की कोई घटना होने वाली है, ऐसा कुछ बोल रहा है। कोई एक नेता बोल रहा था कि हम लोगों ने अपने युवकों को बहुत संभाल के रखा है, अगर वो भड़क गए तो हमारे संभाले में नहीं रहेंगे, ये है वो है। ये लोग ये भूल जाते हैं कि अभी समय कोई इंदिरा जी का, जवाहरलाल नेहरू का या मनमोहन सिंह का या मुलायम सिंह का, अखिलेश सिंह का जमाना नहीं है। इस समय नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का जमाना है। देखो क्या करना है क्या नहीं करना है। खैर, ये एक समाचार था जिसे आपको देना था। खबरें आ रही हैं कि पूरे यूपी जो है वो अलर्ट में है। अब आते हैं दूसरे समाचार पे। ये समाचार सुप्रीम कोर्ट से है। दोस्तों, आपको मालूम है कि 1 तारीख को हेमंत सोरेन को, जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया था। और जब हेमंत सोरेन
गिरफ्तार किए जा रहे थे, उस समय वो राजभवन में जब इस्तीफा देने गए थे, उस समय उनके साथ में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स भी थे। जब कानूनन सिटिंग मुख्यमंत्री को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, इसलिए जब उनका इस्तीफा मंजूर हो जाएगा उसके बाद ही गिरफ्तार कर सकते हैं। तो वहां से जब राजभवन से वो निकले और जब ईडी ऑफिस गए, तब वहां पर उनको गिरफ्तार किया गया। हेमंत सोरेन ने बहुत कोशिश की अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री का पद देने के लिए, लेकिन शायद परिवार में कुछ गड़बड़ था, झगड़ा था, इस चक्कर में वो नहीं चुनी पाई और उस चक्कर में चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया और वो हेमंत सोरेन के साथ ही बस में राजभवन गए थे, लेकिन राजभवन में उनको घुसने के लिए मना कर दिया गया। आज यानी कि 2 तारीख को दोपहर को 12 साढ़े 12 बजे चंपई सोरेन को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल ने शपथ दिलाई और अब वहां पर चंपई सोरेन मुख्यमंत्री हैं। जब हेमंत सोरेन 29 तारीख को ईडी के द्वारा सम्मन दिए जाने पर नहीं मिले, तो हेमंत सोरेन को ढूंढने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स उनके मुख्यमंत्री निवास रांची में भी गए और दिल्ली में भी आए, लेकिन वहां पर भी वो नहीं मिले। दिल्ली के मुख्यमंत्री निवास में जब ईडी ऑफिसर्स ने तलाशी ली तो वहां पर 2 BMW गाड़ियां मिली और एक BMW गाड़ी में कुछ 36 लाख रुपए कैश भी मिला। हेमंत सोरेन जब दिल्ली में नहीं मिले, रांची में नहीं मिले, तो बीजेपी ने चुटकी लेनी शुरू कर दी। बाबू नारायण मरांडी ने बोला कि मुख्यमंत्री गायब हो गया। बाद में मालूम पड़ा कि हेमंत सोरेन मोटरसाइकिल से दिल्ली से पहले वाराणसी पहुंचे और फिर वाराणसी में उनके कोई एक नेता हैं झारखंड के, जो मधु कोड़ा के टाइम में फंसे थे, वो उनको वहां से गाड़ी से लेकर के रांची पहुंचे और फिर वहां पर उन्होंने विधायक मंडल की शपथ दिलाई। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि वायर में कपिल सिब्बल को हेमंत सोरेन ने एक इंटरव्यू दिया है। इसमें कपिल सिब्बल उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जो नॉर्मली वो सुप्रीम कोर्ट में जज के सामने आर्गुमेंट देने के टाइम में करते हैं। जब हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा अरेस्ट करने की खबर आई, तो कपिल सिब्बल और अभिषेक मान सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की कोर्ट में मामले को मेंशन करने के लिए पहुंच गए। चीफ जस्टिस डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ पता नहीं क्यों कपिल सिब्बल और अभिषेक मान सिंघवी से इतना डरते हैं कि वो कुछ भी लेकर के आते हैं उसको वो सुन लेते हैं और उन्होंने बोला ठीक है, हम इस मामले को कल सुनते हैं और इसमें फैसला देंगे। कपिल सिब्बल और अभिषेक मान सिंघवी का कहना था कि ये मामला बहुत संवेदनशील है क्योंकि इसमें एक मुख्यमंत्री का इन्वॉल्वमेंट है और इसे कोर्ट को अर्जेंटली सुनना चाहिए। चीफ जस्टिस नॉर्मली दूसरे अगर कोई आदमी जाता तो वहां पर बोलते थे कि तुम लोग हाईकोर्ट डायरेक्ट क्यों नहीं गए, जैसे कि उन्होंने ज्ञान बापी वाले केस में बोला था कि आप हाईकोर्ट डायरेक्ट जाइए, यहाँ पर क्यों आ रहे हो। लेकिन जब कपिल सिब्बल या अभिषेक मान सिंघवी जैसे लोग खड़े जाते हैं तो डॉक्टर धनंजय चंद्रचूड़ के शायद हाथ पांव फूल जाते हैं और वो उनके पक्ष में ही निर्णय दे देते हैं। खैर, उन्होंने अर्जेंट लिस्टिंग के लिए उसको 2 तारीख को रख दिया और एक स्पेशल बेंच कंस्टिट्यूट कर दी। स्पेशल बेंच क्योंकि संवैधानिक पीठ जो है वो 2 तारीख को नहीं बैठ रही थी, तो स्पेशल बेंच ने इस केस की सुनवाई की और स्पेशल बेंच की सुनवाई में करने में जो बेंच में जो थे उसमें 3 लोग थे मेरे ख्याल में। एक तो जस्टिस संजीव खन्ना थे,
दूसरे बेला त्रिवेदी थी और तीसरे शायद चंद्रशेखर या शेखरन कुछ करके नाम है उनका, वो थे। अब हुआ क्या कि मैं आगे बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख हेमंत सोरेन की उस याचिका पर सुनवाई करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया, जिसमें बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के कुछ ही मिनट बाद पीएमएलए के आरोपों पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी की चुनौती दी गई थी। बुधवार मतलब 31 तारीख, सॉरी मैं 1 तारीख बोल गया था, 31 तारीख को उनको रात को गिरफ्तार किया जाता है। उच्चतम न्यायालय ने सोरेन की गिरफ्तारी को असंवैधानिक घोषित करने की मांग करने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करने और फैसला करने के लिए झारखंड उच्च न्यायालय के सामने जाने को बोला और ये भी बोला कि हम, जब इन्होंने कपिल सिब्बल और अभिषेक मान सिंघवी ने बोला कि आप उसमें टाइम लिमिट वो कर दिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम हाई कोर्ट को आदेश नहीं देते कि टाइम लिमिट क्या होनी चाहिए। बेंच ने कहा, आप उच्च न्यायालय क्यों नहीं गए, आप सीधे यहाँ क्यों आए? यदि हम किसी एक मामले में किसी को सीधे यहाँ आने की अनुमति देते हैं तो हमें सभी को यहाँ आने की अनुमति देनी होगी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोरेन का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों से पूछा, आखिरकार एक उच्च न्यायालय भी एक संवैधानिक अदालत है। कपिल सिब्बल और अभिषेक मान सिंघवी ने जोर देकर कहा कि मामले के तथ्यों के लिए शीर्ष अदालत को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, हम एक ऐसे मुख्यमंत्री से निपट रहे हैं जिसे इस तरह से गिरफ्तार किया गया है। कृपया पेपर देखें, डॉक्यूमेंट देखें, ये उचित नहीं है। सिब्बल ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के लिए अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए एक उपयुक्त मामला है, लेकिन बेंच ने, जिसमें सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी भी थी, ने जवाब दिया कि सभी अदालतें सभी के लिए खुली हैं और उच्च न्यायालय सोरेन को राहत देने के लिए समान रूप से सक्षम है। उन्होंने कहा, उस न्यायालय का पहले का एक आदेश है जिसमें बेला त्रिवेदी इसमें एक शायद वो रही होंगी, जस्टिस रही होंगी, भी उसका हिस्सा थी, जिसमें आपको उच्च न्यायालय जाने को कहा गया था। उच्च न्यायालय का रुख करें। आपके संशोधन आवेदन में ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया है। उच्च न्यायालय का रुख करें, क्योंकि जब अब मुद्दा अलग है। आप ईडी द्वारा संबंध को चुनौती देने के लिए आए थे, लेकिन अब आप गिरफ्तारी को चुनौती दे रहे हैं। जवाब देते हुए सिब्बल ने दोनों मामलों में अंतर बताने की कोशिश की। दूसरे मामले में पीएमएलए प्रावधान की संवैधानिकता की चुनौती दी गई है, यहाँ ये नहीं है। इस मामले में गिरफ्तारी के आदेश को देखिए, इस तरह का आदेश किसी भी उचित व्यक्ति द्वारा पारित नहीं किया जा सकता। लेकिन बेंच ने इस बात को नहीं माना। इस मामले का तथ्य यह है कि उच्च न्यायालय भी एक संवैधानिक अदालत है। कृपया उच्च न्यायालय जाइए, हमें इसका लगातार पालन करना होगा। मैं लगातार इसका पालन कर रहा हूं और मेरे भाई और बहन लगातार इसका अनुसरण कर रहे हैं। ये जज ने इस बिंदु पर सिंघवी पीठ को यह समझाने के लिए आए कि सुप्रीम कोर्ट के पास इस मामले में समवर्ती कंकरेंट जुरिडिक्शन है, अधिकार है, और उसके मुवक्किल के लिए पहली बार में उच्च न्यायालय का रुख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर शीर्ष अदालत इसे अपने विवेक का उपयोग करने के लिए मामला मानती है। इसके अलावा इस मामले ने कानून निर्धारित किया है कि गिरफ्तार करने की शक्ति और ऐसा करने की आवश्यकता के बीच अंतर है। गिरफ्तार करने के लिए कुछ ठोस कारण होने चाहिए, ये सीनियर एडवोकेट ने बोला। बेंच ने सोरेन को पहले उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए, यही उन्होंने रखा रहा। बेंच ने आदेश दिया कि हम अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 के तहत इस याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं है। हमें इसे याचिकाकर्ता पर छोड़ देते हैं कि वो अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र के तहत उच्च न्यायालय का रुख करें। हमें सूचित किया गया कि याचिकाकर्ता पहले ही झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर कर चुका है, जहां ये अभी भी लंबित है। आदेश में आगे कहा गया, सोरेन के एक पुरानी याचिका को शीर्ष अदालत ने निपटा दिया था, जबकि उन्हें उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता दी थी। पीठ ने कहा, ये उन पर निर्भर करता है कि वो उच्च न्यायालय इसके मामले को शीघ्र सूचीबद्ध करने और उसका निराकरण करने के लिए कह सकते हैं। इसके बाद सिब्बल ने उनसे बोला कि आप हाई कोर्ट को बोल दिए कि टाइम लिमिट कर दें, लेकिन बेंच ने उसको मना कर दिया। पीठ ने कहा, जब
आप इसके लिए दबाव डालेंगे तो वे निश्चित रूप से आपकी बात सुनेंगे, लेकिन हम उच्च न्यायालय को नियंत्रित नहीं कर सकते। सभी मामलों में हम उच्च न्यायालय से केवल यही कह सकते हैं कि वे तेजी से फैसला करें। थर्सडे को सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की थी, क्योंकि उनकी कानूनी टीम ने तत्काल सुनवाई की मांग की थी, ये तर्क देते हुए कि ये एक ऐसा मामला है जो भारत में राजनीति को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा, जिसे देश में सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। इस पर उस समय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू के माध्यम से ईडी ने सोरेन की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि पूर्व सीएम ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय का रुख किया है। रांची में एक तनावपूर्ण दिन पर राज्य की राजधानी के बड़े हिस्सों में कर्फ्यू लगा के रखा था। सोरेन से पूछताछ बुधवार को उनके आवास पर दोपहर 1:15 पर शुरू हुई थी, जिस पर सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक भी थे। पूछताछ 7 घंटे चल रही। बुधवार शाम को कुछ घंटों के अंतराल में सोरेन राजभवन गए और इस्तीफा दे दिया, जबकि सरकार का समर्थन करने वाले 47 विधायकों ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिलने के लिए 3 बसों में उनका पीछा किया। रात करीब 10 बजे सोरेन अपने आवास लौटे और फिर उन्हें ईडी ने रांची कार्यालय ले जाया गया, जहां 48 वर्षीय नेता को कथित भूमि मामले में एजेंसी की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया। सोरेन और झारखंड मोर्चा के ने बार-बार आरोपों का खंडन किया और उन्हें राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि उनकी संपत्ति का विवरण सार्वजनिक है। राजभवन ने बाद में सोरेन की एक तस्वीर जारी की, जिसमें वो राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपते हुए चंपाई सोरेन, वामपंथी विधायक विनोद सिंह, कांग्रेस नेता प्रदीप यादव, आलमगीर आलम और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सत्यानंद भोक्ता के साथ थे। उन्होंने कहा, हमारे पास 47 विधायक हैं और हमें सरकार बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि वो हमारे कागजात की जांच करेंगे और हमें बुलाएंगे। 81 सदस्यीय विधानसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी शामिल है, के पास 48 सीटें हैं, जबकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजागा के पास 42 सीटें, 1 सीट खाली है। सोरेन जो हैं, हेमंत सोरेन, ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले झारखंड के पहले चीफ मिनिस्टर हैं। उनके लिए परेशानी पिछले साल अगस्त में शुरू हुई, जब ईडी ने उनसे पूछताछ करने की मांग की, लेकिन वो सम्मन देते रहे। 10 सम्मन दिए गए थे इनको और ये नहीं आए थे। लास्ट में इनको गिरफ्तार किया गया। इस केस में यह है, कलकत्ता के एक व्यवसायी अमित कुमार अग्रवाल, जिन्हें ईडी ने पिछले साल 7 जून को गिरफ्तार किया था, सोरेन गिरफ्तारी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन पर झारखंड के पूर्व सीएम कई राजनेताओं के दागी धन का संचालन करने का संदेह, जैसा कि एक वकील राजीव कुमार द्वारा 2021 में झारखंड उच्च न्यायालय में दायर याचिका में आरोप लगाया गया था। ईडी ने पहले ही 12 जून 2023 को कथित भूमि मामले में आरोप पत्र दायर किया है, जिसमें अमित अग्रवाल गिरफ्तार भारतीय प्रशासनिक अधिकारी आईएएस छवि रंजन और 8 अन्य व्यक्तियों, दिलीप कुमार घोष, अग्रवाल के करीबी सहयोगी प्रदीप बागची, अफसर अली, इसमें भूमाफियों पर फर्जी काम करने का, मोहम्मद सद्दाम हुसैन, इम्तियाज अहमद, ताला खान, फैयाज अहमद, भानु प्रताप प्रसाद और अग्रवाल से कथित तौर पर जुड़ी 3 कंपनियां, जगत बंधु टी स्टेट प्राइवेट लिमिटेड, राजेश ऑटो मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और अरोरा स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड। ईडी की चार्ज के मुताबिक कथित मामला रांची में मोराबादी मौजा में 4.5 एकड़ की रक्षा भूमि और हेहल रांची में 7.6 एकड़ के भूमि पार्सल सहित प्रमुख भूमि पार्सल से संबंधित है। दोनों का वर्तमान बाजार मूल्य करीब 74 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा कई अन्य भूमि पार्सल हैं। आरोपी व्यक्ति द्वारा फर्जी आइडेंटिटी कार्ड बनवा करके और उसको वहां पर कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार में और जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वहां पर वो क्लियर था। कुल मिलाकर ईडी ने कम से कम 27 संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज बरामद किए, जिसमें से कथित फर्जी दस्तावेज शामिल हैं। तो अब यह है कि 1 तारीख को हेमंत सोरेन को 1 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था। आज उनको पेश किया गया है और उनको 5 दिन के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कस्टडी में भेज दिया गया है। मैंने कस्टम में काम किया है। जब हम कोर्ट में किसी को प्रोड्यूस करते हैं
और हम अगर उनकी रिमांड मांगते हैं, मैं ऑफिसर के तरीके से बात कर रहा हूं, तो कोर्ट इस बात को देखता है कि प्राइमा फेसी केस है कि नहीं है। कोर्ट के ऊपर ना तो बीजेपी दबाव डाल सकती है, ना उनके ऊपर और कोई दबाव डाल सकता है, क्योंकि कोर्ट के ऊपर सुपरविजन जो होता है वो हाई कोर्ट का होता है। अगर नीचे वाले कोर्ट का कोई या झूठ पटांग ऐसा काम करेगा तो हाई कोर्ट उनकी खिंचाई करता है। तो कोर्ट ने अगर इनको 5 दिन की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कस्टडी में भेजा है, इसके मतलब प्राइमा फेसी इनके खिलाफ केस तो है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेसी और इनके जो समर्थक पार्टियां हैं वो चिल्ला रहे हैं कि अरे उनको तो इनोसेंट है, वो तो इनोसेंट है, तो इनोसेंट है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये इनोसेंट हो ही नहीं सकता। इसके पिताजी ने, शिबू सोरेन ने 93 में नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट को बचाने के लिए करोड़ों रुपए लिए थे। इसके अलावा इसके पिताजी के ऊपर एक मर्डर का केस था जिसमें इसको फांसी की सजा हुई थी। बाद में, जैसा कि आपको मालूम है कि उस समय की कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी और किस तरीके से बाकी जगह पर क्या मैनिपुलेशन होता था, उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। कुछ और भी चीजें हैं जिनके बारे में खुलेआम मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये पक्की बात है कि जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो कौन से लोग हैं। सोनिया गांधी जो बेल पे हैं, राहुल गांधी जो बेल पर हैं, प्रियंका गांधी जिनके पति के ऊपर ईडी के केस चल रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जो खुद कन्विक्टेड है, तेजस्वी यादव जिनको ईडी ने बुला करके अभी 2 दिन पहले पूछताछ की है। कौन ऐसा है जो इनको करता है? कहने का मतलब यह है कि अगर हम राम नाम की बात कर रहा हूं, अगर हम लोग कुछ गड़बड़ करते हैं तो पुलिस वाले, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले, कस्टम्स वाले, डीआरआई वाले या फॉर दैट मैटर कोई भी एजेंसी हमारी खाल खींच लेती है। लेकिन ये राजनेता समझते हैं कि नहीं, हम लोग तो हर चीज से बिल्कुल अलग हैं और इनको मदद करने के लिए भारत के नामी गिरामी वकील भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि जो भी हो रहा है ये अच्छा हो रहा है। मुझे तो कल बहुत खुशी हुई कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने बीटेक की परीक्षा पास नहीं की हो, वो झारखंड जैसे प्रांत का, मिनरल रिसोर्सेज रिच प्रांत का मुख्यमंत्री बन के बैठा हुआ था, जस्ट सिर्फ इसलिए कि उसके पिताजी राजनीति में थे। ये डायनेस्टिक पॉलिसी भारत से खत्म होनी चाहिए, करप्शन खत्म होना चाहिए, तभी हम विश्व गुरु बन सकते हैं और दूसरे देशों में जाकर के उनके सामने हम बोल सकते हैं कि हमारा देश ईमानदार देश है, हमारे यहाँ पर भाई भतीजावाद और परिवारवाद नहीं है। देखते हैं अब अरविंद केजरीवाल का नंबर है। अरविंद केजरीवाल 5 तारीख को अगर ईडी ऑफिस में नहीं जाते हैं तो उनका क्या होता है। तो ये 2 समाचार थे, एक ज्ञान वापी वाला, दूसरा हेमंत सोरेन वाला, जिसको आपके सामने देना था। अगर आपको मेरा ये वीडियो और से कंटेंट अच्छे लगे हों तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों यारों में, व्हाट्सएप ग्रुप में या जहां पर भी हो सकता है वहां पे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेंबरशिप भी लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इशू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।